नमस्कार, हमारी खास पेशकश पे आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। और जेन ज़ेड आग बबूला, जी हां, ये हम क्यों कह रहे हैं, सवाल आपके जहन में ही आ रहा होगा। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद से ही लद्दाख सुलग रहा है। वहां के लोग अलग राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर सड़कों पर हैं। अब यह आंदोलन उग्र हो चुका है और आपको बता दें कि वहां के हालात के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। छात्रों की पुलिस और सुरक्षा बलों से झड़प की भी खबरें सामने आने लगी हैं। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, अगर हम बात करें लद्दाख की, तो छात्रों ने भाजपा ऑफिस में आग लगा दी है, पुलिस पर पत्थरबाजी की है, सीआरपीएफ की गाड़ी में भी आग के हवाले कर दी गई है। बता दें कि ये छात्र सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वांगचुक पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे। खबर मिली है कि सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है। साथ ही युवाओं से शांति बनाए रखने की अपील की है। दरअसल प्रदर्शनकारियों ने बंद बुलाया था और वांगचुक के समर्थन में लोगों ने रैली निकाली। वहीं स्थानीय जनसमूहों, सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों ने यह कहा है कि लद्दाख के लिए सिर्फ यूटी का होना पर्याप्त नहीं है, उन्हें राज्य का दर्जा और साथ ही संविधान के 6वें अनुसूची की सुरक्षा देने की मांग भी हो रही है, ताकि जनजातीय समुदायों की जमीनें, संसाधन और स्वशासित व्यवस्थाएं सुरक्षित रहें। तो लद्दाख तस्वीरें आप देख सकते हैं, युवा उग्र हैं और जो जबरदस्त तरीके का प्रदर्शन है वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। लद्दाख में अधिकार की लड़ाई अपने चरम पर जा पहुंची है, इसका आप तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। सोनम वांगचुक जो 15 दिनों से अनशन पर थे, उन्होंने अपना अनशन तोड़ा और उनके अनशन तोड़ने के बाद युवाओं में जबरदस्त तरीके का क्रोध देखने को मिला। और इसके बाद साफ तौर पे आप देखिए कि किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। युवाओं में आक्रोश है और अलग एक मांग साफ तौर पे की जा रही है, भविष्य की चिंता और एक अलग राज्य की मांग। ये इस वक्त लद्दाख के अंदर की तो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और ग्राफिक्स के जरिए भी चलिए हम आपको दिखाते और समझाते हैं कि क्या मांगे हैं। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, सबसे प्रमुख मांग तो यही है। संवैधानिक सुरक्षा 6वीं अनुसूची के तहत दी जाए, ये मांग है। कारगिल और लेह को लोकसभा सीट बनाया जाए। सरकारी नौकरी में स्थानीय लोगों की भर्ती हो, ये मांगे हैं, अहम मांगे, जो 4 मांगे, इसको लेकर युवा सड़कों पर हैं। और लद्दाख का मामला ये नया नहीं है, ये पुराना। लद्दाख और तिब्बत की अगर मैं बात करता चलूं तो ये लंबा मामला है। और उसके बाद जिनकी फोटो आप देख रहे हैं, ये सोनम वांगचुक हैं। इन्हीं ने इससे पहले भी प्रदर्शन किया था, अनशन किया था और तब भी बड़ी तादाद में लोग इनके साथ हो। देखिए, आर्टिकल 3070 हटने के बाद गर्म हो गया है माहौल। इसके बाद जम्मू कश्मीर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना। लेह और कारगिल को मिलाकर लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश बना था। साथ ही साथ इसके बाद लेह और कारगिल के लोग खुद को राजनीतिक तौर पर बेदखल महसूस करने लगे। केंद्र के खिलाफ आवाज उन्होंने उठाई। बीते 2 साल में लोगों ने कई बार विरोध प्रदर्शन कर पूर्ण राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, जिससे उनकी जमीन, नौकरियां और अलग पहचान बने। आर्टिकल 370 के तहत उन्हें ये मिलता था। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर पूर्ण राज्य का दर्जा, जिसके बाद जम्मू कश्मीर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना। 370 हटने के बाद लेह और कारगिल को मिलाकर लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश बना था। और इसके बाद लेह और कारगिल के लोग खुद को राजनीतिक तौर पर बेदखल महसूस कर रहे हैं। और यही वजह है
कि वो अब मांग कर रहे हैं कि हमें लोकसभा सीटें दी जाएं। और मनीष गुप्ता हमारे राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, तस्वीरें साफ तौर पे हम देख रहे हैं, लद्दाख जल रहा है अधिकारों की लड़ाई को लेकर। सबसे पहले इस पूरे मामले को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से ये विदेशी फंडिंग द्वारा प्रमोटेड जो है आंदोलन है कि ऐसे तो ये देखिए, भारत एक है, चाहे लद्दाख से लेकर जम्मू तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक, और बंगाल से लेकर मणिपुर तक। जिस तरीके से सोनम वांगचुक को पहले भी जो है ये इसलिए नाराज है सबसे ज्यादा क्योंकि इनकी 1076 कनाल जमीन इनकी जो लद्दाख अथॉरिटी ने रद्द कर दी, जो इनको अलॉट की गई थी। दरअसल जिस तरीके से यह आंदोलन विदेशी शक्तियों के हाथों में जाता दिख रहा है वो स्पष्ट नजर आ रहा है। देखिए, आप मांगे देखिए, मांगों में क्या है। दरअसल उनकी मांगे हैं कि भाई लद्दाख के लोग सिर्फ लद्दाख में सिर्फ लद्दाख के लोगों को जॉब मिले। भाई इसका मतलब तो ये बिहार में सिर्फ बिहार के लोगों को जॉब मिले, दिल्ली में तो सब दिल्ली के लोगों को जॉब मिले। ऐसा कैसे संभव है? और फिर इसके लिए इस तरीके से पथराव करना, दंगा करना, ये कहां तक उचित है? आज नहीं तो कल सरकार इस पर काबू पा लेगी, लेकिन जिस तरीके से जैन जी के नाम पर कैसे मनीष बीच का रास्ता कैसे निकाला जाएगा? एक छोटी मोटी तादाद नहीं है। वांगचुक के साथ हमने देखा तो, और आपने भी देखा होगा, उनके प्रदर्शन रहे हैं, वो अनशन पे रहे हैं, उन्होंने अनशन तोड़ा है कि स्थिति ना बिगड़े, लेकिन उसके बावजूद ही बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर हैं। तो क्या इसमें बीच का रास्ता निकलेगा? कैसे स्थिति बदलेगी, सुधरेगी? होता क्या है कि आपको आज लद्दाख दिख रहा है, इससे पहले कल तक जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख को बिल्कुल साइडलाइन करके था। सिर्फ जम्मू और कश्मीर की बात होती है और स्पेशली कश्मीर बात होती है, लद्दाख के मुकाबले का काफी छोटा है। भाजपा सरकार ने लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके सबसे पहले उसको स्वायत्तता दी, लेकिन जैसे ही ये लगा कि स्वायत्तता देने से कहीं ऐसा ना हो कि देश की आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा पर खतरा हो, इसलिए उसके अधिकारों को नियंत्रित किया। शायद यही वजह है कि सोनम वांगचुक जो वहां पर मुख्यमंत्री बनने का सपना पार रहे थे, उन सपनों को झटका लग गया है। ठीक है, अब वो है ऐसे किसी भी तरह राजनीति करके इस मामले को और उलझाना चाहते ताकि उनको हाइप मिले और वो नेशनल पॉलिटिक्स में आए। उनके नाम पे जो फिल्म बनी थी उसके उस समय उन्होंने उनको एक मैं आपको मनीष रोकना चाहूंगा। मनीष, मैं आपको रोकना चाहूंगा। एक आपने बात कही, एक नजरिया आपने रखा कि वो क्या चाहते हैं, लेकिन हमारे पास उनकी भी प्रतिक्रिया आई। मैं चाहूंगा इस वक्त वो भी दर्शकों को दिखाया जाए कि सोनम वांगचुक चाहते क्या हैं। सुनिए। ऑर्गेनिक था, किसी भी पार्टी, किसी भी इंडिविजुअल में इतना दम नहीं है कि वो 4-5 हजार युवा पीढ़ी को बाहर निकाल पाए। ये जरूर है कि हालात इस तरह के बने थे तो शायद किसी के बातों से ये चिंगारी बना हो, ये नहीं पता, मगर कोई भी चिंगारी तभी भड़कता है जब कोई मसाला होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर इससे भी बहुत बुरा बोलते भी तो कुछ असर नहीं पड़ता सामान्य स्थिति में। अब यहाँ लोगों में बहुत बड़ास थी। जो आप कह रहे थे 6 अक्टूबर को बातचीत के लिए बुलाया, उस पे तो और भी गुस्सा था लोगों का कि सरकार न सिर्फ हमारे साथ खेल कर रही है बल्कि सजा दे रहे हैं हमें, ताकि ये जो अनशन वाले लोग हैं 16 दिन और भूखे रहें। तो इससे ये स्थिति और गंभीर हुई, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। और जो आप एक मिनट आपसे पहले एक सज्जन बोल रहे थे, मैंने ट्विटर पे जेनजी रेवोल्यूशन, मैं ये ट्विटर चेक कर रहा हूँ। आप शायद यहाँ पर फेक न्यूज़ या वो स्प्रेड कर रहे हैं। प्लीज ऐसा मत कीजिए। जेनसेट को लेकर जो वांगचुक है उन्होंने अपनी बात रखी, और जो प्रदर्शन है, मनीष गुप्ता हमारे साथ भी। मनीष, अपनी बात को पूरा करें। और आपने सुना भी होगा जो वांगचुक है उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या कहेंगे? आपको समझना पड़ेगा कि लद्दाख सैन्य की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील है। एक तरफ ये खारदुंगला नुब्रा घाटी का हिस्सा है और दूसरी तरफ इसका एक बॉर्डर सियाचिन ग्लेशियर के पास है, जिसकी वेस्ट में पाकिस्तान है और चीन का बॉर्डर भी है। तो आप सोचिए, इतने सेंसिटिव स्टेट में इस तरह की स्थिति को लाना
ये क्या मायने हैं? हो सकता है आपकी मांगे हैं, उन पर मांगो विचार हो, लेकिन इस तरीके से माहौल को शांतिप्रिय से अशांतिप्रिय बना देना क्या चाहता है? क्या इसके पीछे कोई शक्ति है जो देश के मित्रों के साथ नहीं है, देश के साथ नहीं है? आपकी मांग है, आप दिल्ली में आइए, अनशन करिए, हड़ताल करिए, लेकिन इस तरीके से माहौल को बिल्कुल नेपाल की शेप में ले आना, ये क्या दिखाता है? ये बिल्कुल गंभीर मामला है। और मैं तो देखिए, लोगों को कानूनी सुरक्षा मिले, आरक्षण की बात हो, रोजगार की बात हो, ये सब धीरे धीरे संभव है। आप लद्दाख को कल कश्मीर से निकाला तो आज विकास के रास्ते पर लद्दाख बढ़ रहा है। होना ये चाहिए कि रोजगार की बात हो, इतनी वो फैक्ट्रियां लगे, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लगे, उससे लद्दाख का डेवलपमेंट होगा। इस तरह के आंदोलन करने से तो लद्दाख साइड हो जाएगा। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से बॉर्डर एरिया है, लगा हिल एरिया है, कोई बॉर्डर ऐसी है जहाँ पे एक देश से दूसरा देश मिलता है, वहाँ पे बॉर्डर नहीं होता, आदमी पैदल जाके बॉर्डर पार कर देता है। ऐसे माहौल में कितने लोग इधर से उधर आ जाए, उधर से इधर चले जाए। ठीक है, मनीष आप बने रहिए हमारे साथ। तो सीधे इस वक्त हम आपको देहरादून लेके चलते हैं, उत्तराखंड देहरादून, जहाँ पर पेपर मामला है, मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही। सीधे लेके चलते हैं। मोबाइल एक नंबर जिसपे कोई भी पूरे राज्य में कोई भी सूचना, कोई भी जानकारी इस एसआईटी के साथ शेयर करना चाहता है तो वो बिल्कुल स्वतंत्र होंगे और ये इनवाइट करेंगे और उस चीज को भी सम्मिलित करेंगे। आपने जो बताया, ये जो बाकी चीजें हैं कि जिस तरह की बात आ रही हैं, ये भी सब एसआईटी के स्कोप में होगा। जो भी जानकारी कि कब क्या हुआ, कोई भी जो जानकारी देना चाहता है, उसकी टोटल स्कोप में है, कोई भी जानकारी इसीलिए बनाई गई है, इसीलिए इसका पूरा क्षेत्र, पूरा प्रदेश रखा गया है, और कोई भी इंफॉर्मेशन देना चाहे तो वो दे सकता है। धन्यवाद, थैंक यू। मामला जो उत्तराखंड में साफ तौर पर एक बहुत बड़ा मामला है, जिसको लेकर एक बहुत बड़ी तादाद युवाओं में खासकर बहुत बड़ा आक्रोश है और एक वो पारदर्शिता चाहते हैं, उसको लेकर आप सुन रहे थे। और हम बात जनसेट पर कर रहे थे, जिसको लेकर इस समय लद्दाख जिसे कह सकते हैं आग बबूला है। मनीष हमारे साथ है। मनीष, क्या इस पूरे मामले को लेकर जो अधिकार की लड़ाई चल रही है, जिसको आप कह रहे हैं कि कुछ बाहरी शक्तियां जो हैं इसके पीछे हैं, अभी क्या सरकार ने कोई बैठक को लेकर, कोई मुलाकात को लेकर, जो लोग हैं या वांगचुक हो या युवाओं में से कोई किसी से मुलाकात को लेकर अभी तक कोई बात रखी गई सामने इस मसले को लेकर? हेलो मनीष। हमने मुझे भी जानकारी नहीं है जी, लेकिन जिस तरीके से मामले को एकदम संगीन बनाया जा रहा है, वो निश्चित रूप से संवेदनशील मामला है और उसमें विचार होना चाहिए। सरकार को निश्चित रूप से इस पर एक्शन लेना होगा। अब इस मामले को कितनी राजनीतिक कौशल से इस पर हैंडल करते हैं, ये देखने की बात होगी। क्योंकि आमतौर पर इस तरह की स्थिति मणिपुर में जिस तरह की स्थिति बनाई गई, बंगाल में स्थिति बनाई गई, सरकार ने जिस किसान आंदोलन में स्थिति बनाई गई, सरकार ने जिस संवेदनशील तरीके से धैर्य से मामले को हैंडल किया, मुझे लगता है वही मामला यहाँ भी हैंडल होगा। ऐसे में सरकार कोई बहुत कड़ा एक्शन लेगी, ऐसा मुझे नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, वांगचुक ने आयोजन तोड़ दिया है मनीष, अब क्या उनका आगे का क्या प्लान है? वो क्या करेंगे आगे? सड़कों पर लोग हैं, वो आगे क्या करने का सोच रहे हैं? कई बार क्रोध का सबसे बेहतर जो है सॉल्यूशन शांति होती है। हाँ, जब आप रिएक्ट ना करेंगे और शांति की अपील करेंगे तो हो सकता है धीरे धीरे बातचीत के लिए बढ़ाया जाएगा, तो धीरे धीरे मामला सुलझता है। हाँ, ऐसे मामले तब नहीं सुलझते जब पीछे से कोई इस तरह की इंस्पिरेशन हो कि मामला सुलझाना ही नहीं है। हमने देखा किसान आंदोलन में इस तरह के कई केसेस थे जहाँ वो लोग लगातार शोर मचा रहे थे और प्रदर्शन करे जा रहे थे, दंगा करने की कोशिश कर रहे थे, हथियारों के इकट्ठे हो रहे थे, लोग अलग अलग कोशिश कर रहे थे, अलग अलग तरह का माहौल खराब करने की। सरकार ने शांति से हैंडल किया। यहाँ भी यही होना चाहिए, शांति से हैंडल करे, बात करे और उनको ऐसे पॉसिबल सॉल्यूशन दे। और अगर वो बिल्कुल नहीं मानते तो सरकार को तो दूसरी रणनीति प्लान बी पर काम करना पड़ेगा। एक बड़ी मांग जो मनीष हम देख रहे हैं, अलग राज्य की मांग करना, लद्दाख के लोगों का, वो जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इस मांग से कैसे सरकार निपटेगी और क्या लगता है आपको? ये क्योंकि बहुत बड़ी मांग है।
अलग राज्य है, कौन मना कर रहा है, बिल्कुल अलग राज्य है, लेकिन अभी वो उसमें डेमोक्रेटिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक समय प्रोसेस, जी लगेगा। हाँ, उसी की बात, जिसमें भी समय लगेगा, निश्चित रूप से वो भी मिलेगा। देखिए कश्मीर में आप फाइनली मिल गया ना, 370 हटा और कश्मीर से मिल गया। अब कश्मीर में नया चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला बन गए ना, यहाँ भी बनेंगे। अब सोनम वांगचुक बने या कोई और बने, और इतनी सोनम वांगचुक को इतना उतावला होने की जरूरत नहीं है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस भी शुरू होगी और निश्चित रूप से हम इस मामले को रिजॉल्व कर पाएंगे। आप कह रहे हैं इन तस्वीरों के पीछे कुछ बाहरी ताकतें जो काम कर रही हैं, क्या लगता है वो बाहरी ताकतें कौन सी हैं? इस पर कहना बहुत आसान नहीं, जब तक कोई और साक्ष्य ना मिले ये कहना आसान नहीं होगा। ठीक, लेकिन अभी 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 फिलहाल जो तस्वीर हम देख रहे हैं, जिस तरीके से सड़कों पर युवा है और अनशन उन्हीं ने तोड़ दिया है, हमने पूरा मामला भी बताया, जो तमाम मांगे साफ तौर पे चल रही हैं। आपकी वहां के लोगों से बात हुई है किसी से, या क्या नजरिया वहां से साफ तौर पे निकल के सामने आ रहा है लद्दाख की अगर बात करें? संपर्क नहीं साधा गया है अभी, क्योंकि जब इस तरह के माहौल होते हैं तो कोई भी व्यक्ति राजनीतिक राय रखने की हिम्मत नहीं जुटाता है। वो अपने आप को बचाव करने का प्रयास करता है कि वो अपनी राय ना रखे, क्योंकि वहाँ माहौल एक्चुअल में क्या है ये जान पाना आसान नहीं होता। मीडिया भी शहर के पूरे हिस्से तक नहीं पहुंच पाता, और फिलहाल लोगों के दिलों में क्या है ये समझना आसान नहीं होता है। ऐसे में कोई स्पष्ट राय ले पाना उचित नहीं होगा, मतलब ले पाना संभव नहीं होगा। बहुत बड़ी बात आपने कही है कि दिल में क्या है लद्दाख के लोगों को ये समझ पाना शायद मुश्किल है। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं और ये माहौल गरमाया क्यों, वो भी ग्राफिक्स के जरिए। और चलिए एक बार फिर से मैं इस मामले को बताता हूं कि आखिर मांगे क्या है। ये बहुत अहम है, क्योंकि आप भी समझिए कि ये मांगे क्या है। लद्दाख में अधिकार की लड़ाई को लेकर, हाँ, अधिकार को लेकर जो है उसकी मांगे क्या है, ये हम आपको एक बार फिर से बताएंगे। लेकिन रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। का सारथी आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद आपका स्वागत है और सीधे रुख करते हैं इस वक्त दिल्ली, जहां पर संबित पात्रा बीजेपी प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी बाबा साहेब अंबेडकर जी द्वारा बनाया गया प्रणाली है। उस प्रणाली को अगर वो तोड़ने की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है केवल दिखावे के लिए कर रहे हैं। मैंने आपको उदाहरण दिया, 10% ईबीसी का कोटा पहली बार लीगली अबव द 50% देने का काम अगर किसी ने किया तो वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और वह भी टेक्निकल आधार पे, तथ्यों के आधार पे और लीगल बेसिस रखते हुए 10% बढ़ाया हमने 50% के ऊपर ईबीसीज के लिए। देखिए, मतदाता से बुद्धिमान कोई नहीं होता है, तभी उन्हें जनता जनार्दन अर्थात भगवान कहा जाता है। साधारण से दिखने वाला गांव का एक निवासी भी हमसे बुद्धिमान होता है, और वो बहुत लंबे समय तक सभी पॉलिटिकल पार्टी को ऑब्जर्व करता है और उसी ऑब्जर्वेशन से वो अपना मत बनाता है। राहुल गांधी जी को और अखिलेश यादव जी को उन्होंने यूपी में ऑब्जर्व किया होगा, वहां पर भी इसी प्रकार के प्रॉमिस किए गए थे राहुल जी द्वारा। उन्होंने राहुल गांधी के ऐसे ही कई प्रॉमिस, ऐसे ही कई वायदे भिन्न भिन्न राज्यों में जहां राहुल गांधी चुनावी यात्रा में जाते हैं उन सबको देखा है और सुना है, और वो जानते हैं कि अंततोगत्वा इन प्रॉमिसेस का कुछ नहीं होता। जो वायदे राहुल गांधी करते हैं शायद वो राहुल गांधी खुद ही नहीं समझते हैं, उनको एक पेपर पकड़ा दिया जाता है, वो पेपर पढ़ देते हैं। मैं तो आज खुद देख रहा था कि जो 10 वायदे उन्होंने कहा, उन्हें पढ़ करके वो 10 वायदे बोलने पड़ रहे थे। अगर वाकई दिल से वो आवाज होती तो कागज से पढ़ना नहीं पड़ता, वो खुद ही अपने आप ही उनके मुंह से स्वतः निकलता, मगर नहीं निकल रहा था। अर्थात किसी ने कागज पकड़ाया है, पढ़ दिया, उनकी ड्यूटी समाप्त हो गई, मगर कैसे होगा उसको यह भी पता नहीं।
सब देखिए फूटेगा ही, तो नवंबर के एंड में ही प्लूटोनियम बम फट जाएगा जब हार जाएगी कांग्रेस पार्टी, तो सभी बम एक ही साथ फटेंगे, चिंता मत करिए। सब हाइड्रोजन, एटम और प्लूटोनियम बम फटेगा, कांग्रेस पूरी तरह ध्वस्त होगी। अपने ही बम, जो बम बनाता है उसी बम से उसी का नाश होता है, जो गड्ढा खोदता है उसी गड्ढे में गिर के समाप्त होता है। तो राहुल गांधी जी बम बनाएं, देखिए डेमोक्रेसी का बम बम होगा और बम बनाने वालों का गम गम होगा। अब मुझे अब ये नहीं पता है। देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी को इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए, अभी वो बाकी बॉम्ब वॉम्ब बन रहे हैं उस पर ध्यान दे, बहुत सारे बॉम्ब बन रहे हैं उस पर ध्यान दे। बाकी भारतीय जनता पार्टी को क्या करना है, एनडीए को क्या करना है, वो अपनी रणनीति हम बनाएंगे। देखिए इस प्रकार की जो सोच है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं की हो, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं की हो, कि वो नेपाल, बांग्लादेश इत्यादि की हालत भारतवर्ष में करेंगे, तो उनको याद होना चाहिए कि भारतवर्ष कोई 1947 के बाद बना हुआ देश नहीं है। हजारों हजार वर्ष का यह सिविलाइजेशन है, यह एक इतना बड़ा सिविलाइजेशन है, और इनके हमारे नागरिकों के मन में जो आध्यात्मिक चेतना है वही भारत का बल है। और यह भी याद रखिए, जनता रोज टीवी देखती है, अखबार पढ़ती है, और विश्व में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है उन्हें पता है। वो देखते हैं उनके प्रधानमंत्री को, कि उनके प्रधानमंत्री सुबह से शाम तक उनके लिए क्या करते हैं, किस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना मिलता है, किस प्रकार से 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, किस प्रकार से शौचालय मिल रहा है, किस प्रकार से एलपीजी सिलेंडर मिल रहा है। ये सारे बेनिफिट्स जनता जनार्दन खुद, जिसको अंग्रेजी में टेंजिबल बेनिफिट्स कहते हैं, वो महसूस करती है इन बेनिफिट्स को छू करके। इसलिए भारत को किसी और के साथ कंपेयर करना, ये ख्वाब देखना और यह सोचना कि बिना मेहनत किए हमें सत्ता मिल जाएगी, यह मुझे लगता है एक बहुत बहुत खराब सपना है। इट्स अ नाइटमेयर, आई वुड से, फॉर द पॉलिटिशियंस ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी, फ्रॉम विच दे शुड सेव देमसेल्व्स। देयर इज नो अदर सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। परिश्रम का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। पीएम प्रधानमंत्री परिश्रमी है, और उसी का नतीजा आज भारतीय जनता पार्टी को और जनता को मिल रहा है। राहुल गांधी जी भड़काने से अच्छा होगा परिश्रम करें। देखिए आपने सही कहा कि जो अभी बीजेपी ऑफिस पे अटैक करने की कोशिश की गई थी, उसमें जो कांग्रेस के काउंसिलर हैं उनके फोटोज भी सामने आ रहे हैं। यह तथ्य भी हमने अभी देखा है, टीवी के माध्यम से देखा है। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस पार्टी, खास करके राहुल गांधी, ये चाहते हैं कि देश में एक अफरा तफरी का माहौल वो बनाएंगे। मगर एक बात याद रखिए, ये कभी संभव नहीं है कि देश में अफरा तफरी का माहौल बने, क्योंकि भारतवर्ष के लोग शांति प्रिय लोग हैं, और भारतवर्ष के लोग ये पार्थक्यता कर सकते हैं। दे कैन डिफरेंशिएट बिटवीन अ हार्ड वर्किंग प्राइम मिनिस्टर एंड अ नॉन परफॉर्मिंग लीडर ऑफ ऑपोजिशन। धन्यवाद। तो बीजेपी मुख्यालय में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। संबित पात्रा आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रहे थे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।